की शुरुआत करते हुए बता दें कि उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन आज 15वें दिन भी बड़ी सफलता नहीं मिल पाई। हालांकि कई जगहों पर आज काम किया गया। वर्टिकल ड्रिलिंग का काम तेजी से चल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। आने वाले 12-14 घंटों में हम अपना काम कंप्लीट कर पाएंगे। हमारा यही है कि जल्दी से जल्दी सभी हमारे श्रमिक भाई सकुशल बाहर निकले। कोई 40 दिन बता रहा है, कोई 6 से 7 दिन में रेस्क्यू पूरा होने का दावा कर रहा है। आधा महीने से अधिक का वक्त बीत गया, लेकिन मजदूरों और उनके परिवारों के हिस्से आया तो सिर्फ इंतजार। सुविधा है हर चीज़ का, सब लोग अंदर ठीक है। बातचीत करके आए हैं, उनसे पूछे कि कोई दिक्कत तो नहीं है। बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अभी जो भी चाहिए खाने से लेके ब्रश से लेके जीवी से लेके टॉवल तक, कपड़े, हाँ कपड़े भी है, साबुन भी है, नहाने धोने का भी व्यवस्था। घबराहट में कोई नहीं है वहाँ पे। उनका कहना यह है कि जैसे मान के चलिए उतना दिन लग गया, वैसे एक आधे दिन से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो हम यही जता रहे हैं कि अब 1 ही घंटे में निकल जाए। अब एक्सपर्ट कह रहे हैं कि सिलक्यारा बड़कोट टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर आने के लिए अब 6 से 7 दिन का इंतजार करना पड़ सकता है। रेस्क्यू टीम को कुल 60 मीटर जाना है। 25 नवंबर तक 47 मीटर तक ड्रिलिंग पूरी हुई थी, जबकि 22 नवंबर को सबसे अधिक 1.8 मीटर ड्रिलिंग हुई थी। अब 13.2 मीटर तक ड्रिलिंग का काम पूरा करना बाकी है। बची हुई 12 से 13 मीटर की खुदाई अब हाथ से करने का प्लान है। हाथ से कितना टाइम लगेगा कोई नहीं जानता। शुरुआत से हमने ये प्लान रखा हुआ है कि ऑप्शन 2, 3, 4 सब हम रखें। साइमल्टेनियसली हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं देश में जिनके पास ये एक्सपर्टीज है, जिनकी जिस फील्ड में एक्सपर्टीज है, उनको हमने यहाँ बुलाया। वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। प्लानिंग वगैरह सब किया हमने। उसके बाद जो भी उसके लिए उस प्लान को कामयाब बनाने के लिए जो भी इक्विपमेंट, मशीनरी या रिसोर्सेज, एक्सपर्ट्स जो चाहिए वो सब हमने मंगाया। ये सब होकर अब हम इस स्थिति पे पहुंच गए कि कल से हमने 2-3 ऑप्शंस और पे काम शुरू कर लिया है। ये हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की कहानी है, लेकिन ऑगर मशीन के खराब होने से काम ठप पड़ गया। वर्टिकल ड्रिलिंग बैकअप प्लान था, जो अब मुख्य प्लान में तब्दील हो गया है। एक और सॉल्यूशन उसमें किया गया कि जो ऑगर के फिन्स होते हैं जो मशीन काटती है उनको काटा जाए, और जो आपका बीच का शाफ्ट बच जाता है फिर उसको काटा जाए, और जितना काटते जाएंगे वो निकाला जाए। ये आप लोगों को इसलिए है कि थोड़ा डिटेल पता होगा तो यू विल अंडरस्टैंड, आप सभी समझ पाएंगे कि उसमें इतना समय क्यों लग रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग के तहत अब पहाड़ के ऊपर से ड्रिलिंग का काम चल रहा है। ऊपर की तरफ से ड्रिलिंग करने पर करीब 90 मीटर तक खोदना होगा, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वर्टिकल ड्रिलिंग पहले से जारी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग से न सिर्फ खतरनाक है बल्कि धीमी भी है। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में ड्रिलिंग का काम तेजी से होता है, वर्टिकल में ड्रिलिंग की रफ्तार स्लो हो जाती है। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में रिस्क फैक्टर कम रहता है, जबकि वर्टिकल ड्रिलिंग में रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में 47 मीटर खोदने में 3 दिन लगे, जबकि वर्टिकल ड्रिलिंग में 47 मीटर खोदने में 6 से 7 दिन लग सकते हैं। अब वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए ही मजदूरों को निकालने की तैयारी चल रही है। 305 मीटर की चेनेज के आसपास से एसजेवीएनएल ने ड्रिलिंग शुरू कर दी है, और अब तक जैसे हम बात कर रहे हैं तो काफी आगे भी उसने बढ़ लिया। 15 मीटर लगभग ड्रिलिंग हो चुकी है। आप लोगों को ध्यान होगा, वर्टिकल ड्रिलिंग कर रहे हैं, और आप लोगों को ध्यान होगा कि हम जो स्पॉट आइडेंटिफाई किए थे 305 मीटर, वहां से ये हमारा अनुमान है कि 86 मीटर ड्रिलिंग करना है टोटल। तो उससे अगर 15 मीटर हो गया है तो हम सोच रहे हैं कि ये लगभग अगले कुछ 2 दिन में ये ड्रिलिंग हो जाना चाहिए। आधा महीने से अधिक का वक्त, लेकिन 14वें दिन का मंजर कोई भूल नहीं सकता। टनल साइट पर हर किसी के चेहरे पर निराशा और हताशा साफ झलक रही थी, तो दूसरी तरफ अंदर फंसे मजदूरों का सब्र टूट रहा था। वो तो माँ है, पिताजी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तो ज्यादा उत्सुकता होती है ना बात करने की। क्या उम्मीद है उन लोगों को बाहर निकलने को लेकर?
उम्मीद तो है कि मतलब निकल जाएंगे, जब इतना पार हो गया 2 दिन और। हमने बोला कि जब इतना दिन इंतजार कर लिए हो तो और 1 दिन या 2 दिन, लेकिन निकलोगे सुरक्षित। आप भाई हैं, जब वो रेस्क्यू होकर बाहर निकलेंगे तो आपकी जो भावना है वो उफाल मारेगा। वो तो है, क्योंकि परिवार के हर लोग टकटकी लगाकर सब लोग इंतजार में हैं। इस रेस्क्यू में सबसे बड़ा संकट उस दिन आया था जब ऑगर मशीन का शाफ्ट टूटा। शाफ्ट टूटना एक सेटबैक साबित हुआ। शाफ्ट यानी मशीन का वो हिस्सा जो आगे लगे चट्टान काटने वाले ब्लेड्स को घुमाता है। ठीक इसी तरह 12 नवंबर की रात ऑगर मशीन के सामने लोहे की जाली, सरिया और ऐसी दूसरी मेटेलिक बॉडी आ गई थी जिससे मशीन के ब्लेड्स खराब हो गए थे और शाफ्ट फंस गया था। शाफ्ट निकालने के दौरान पावर ज्यादा लगा और ऑगर मशीन जिस प्लेटफॉर्म पर सेटअप की गई थी वो टूट गया। 23 नवंबर का पूरा दिन ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म बनाने में बीता। फिर करीब 35 घंटे बाद मशीन का प्लेटफॉर्म बनाया गया और फंसे हुए शाफ्ट को निकालने की कोशिश हुई तो उसका 15 मीटर का हिस्सा ही बाहर निकला और 32 मीटर का पार्ट अंदर ही फंस गया। पाइप में ऑगर मशीन का जो शाफ्ट और ब्लेड्स फंसे हैं उन्हें काट कर बाहर निकालने के लिए हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मंगाया गया है। जितने एफर्ट्स हो सकते हैं कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन हर प्रकार से मतलब कि कितनी वहाँ पर प्रोग्रेस हुई है, क्या परेशानी उसमें ऑपरेशन में आ रही है, अंदर सारे लोग सुरक्षित हैं, ठीक हैं, उनको भोजन पानी इत्यादि की सब व्यवस्था हो रही है और सभी प्रकार की चिंता कर रहे हैं। सभी एजेंसियां भी सहयोग कर रही हैं, तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमारी आशा भी है कि जल्दी से जल्दी ये जो ऑपरेशन है वो हमारा पूरा हो जाएगा। ग्राउंड पर पीएम से लेकर सीएम तक की नजर है। दिल्ली में पीएमओ में वॉर रूम बनाया गया है। खुद मोदी पल पल की अपडेट ले रहे हैं तो धामी उत्तरकाशी में ही कैंप कर रहे हैं। पूरा देश, दुनिया मजदूरों की सलामती की दुआ कर रही है। लेकिन ये रेस्क्यू किसी युद्ध से कम नहीं। युद्ध उस चट्टान के विरुद्ध जिसकी जद में कैद है 41 जिंदगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आपने उत्तरकाशी के टनल रेस्क्यू के पैकेज देखे, यानी रिपोर्ट देखी। और अब हम आपको हमास और इजराइल के बीच हुए समझौते के तहत दूसरे दिन भी बंधकों और कैदियों की अदला बदली की गई। इस दौरान फिलिस्तीन में जश्न का माहौल बना हुआ है, लेकिन इजराइल में कोई जश्न नहीं है। 50 दिनों से बिछड़े अपनों से मिलकर लोग भावुक हो रहे हैं और कह रहे हैं कि वो तब तक जश्न नहीं मनाएंगे जब तक इजराइल का आखिरी बंधक वापस नहीं लौट आता। और शायद यही सोच समूचे इजराइल को एक परिवार के रूप में की अदला बदली जारी है। शनिवार के बाद रविवार को भी हमास और इजराइल ने बंधकों और कैदियों की अदला बदली की। हमास ने अब तक कुल 44 बंधकों को रिहा किया है। बदले में इजराइल ने 2 दिनों में कुल 78 फिलिस्तीनी कैदियों को आजाद किया है। शनिवार को हमास ने इजराइल के करीब 250 बंधकों में से 24 बंधकों को रिहा किया, जिनमें इजराइल के 13 नागरिक, थाईलैंड के 11 नागरिक और फिलीपींस का 1 नागरिक शामिल थे। बदले में इजराइल ने भी अपनी जेलों में बंद 39 फिलिस्तीनियों को आजाद कर दिया। वहीं रविवार को हमास ने कुल 17 बंधकों को रिहा किया, जिनमें से 13 इजरायली नागरिक और 4 विदेशी नागरिक हैं। इजराइल के इन 13 चेहरों पर पिछले 50 दिनों से मौत की परछाई नाच रही थी, लेकिन अपनों से मिलने के बाद इनके चेहरे पर फिर खुशी लौट आई है। 50 दिनों बाद हमास की कैद से ये नन्ही बच्ची लौटी तो इसके दादा ने उसे अपने सीने से लगा लिया। वहीं एक और बच्ची को उसके पिता ने गले से लगा लिया। रविवार को हमास के लड़ाकों ने इजराइल के 13 बंधकों और 4 थाई बंधकों को रेड क्रॉस सोसाइटी के हवाले किया। गाजा से इन बंधकों को रेड क्रॉस की गाड़ियों में इजराइल पहुंचाया गया। वहीं हमास ने थाई बंधकों की रिहाई के बारे में कहा कि तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन की कोशिशों के बाद उन्होंने थाई बंधकों की रिहाई की। इजराइल में लौट रहे बंधकों से मिलकर उनके परिजन खुश तो हैं, लेकिन जश्न नहीं मना पा रहे।
जबकि फिलिस्तीन में हर एक कैदी के लौटने का जश्न मनाया जा रहा है। हजारों की भीड़ उनका इस्तकबाल कर रही है। भीड़ में फिलिस्तीन से ज्यादा हमास के झंडे लहरा रहे हैं। इजराइल ने शनिवार और रविवार को 39 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया और दोनों ही दिन वेस्ट बैंक में जश्न का माहौल रहा। इजराइल की जेल से रिहा हुए 39 कैदियों में पहली कैदी 24 साल की एक लड़की थी, जिसे वापस पाकर उसके माता पिता की आंखें नम हो गईं। इजराइल की कैद से रिहा होकर जब ये 17 साल का फिलिस्तीनी लड़का लेथ ऑथमैन वेस्ट बैंक पहुंचा तो इसके इस्तकबाल के लिए हजारों लोग जमा हो गए। लोगों ने उसे कंधे पर उठा लिया। ऐसा लगा मानो फिलिस्तीनियों को गाजा में 13,000 लोगों की मौत और बर्बादी का उतना गम नहीं जितने कि 78 फिलिस्तीनियों की रिहाई की खुशी है। इस दौरान लेथ ऑथमैन ने इजराइल की जेल के हालात बयां किए और अपना अनुभव साझा किया। الوضع جوا صعب على الاخر، صعب الوضع يعني ما اقدرش اوصف الوضع جوا قد ما هو صعب. كيف يعني تطلعش من الغرفه، ما فيش اكل زي الخليج، بجيب لك وجبات طعام منيحه، يعني ما فيش شيء، يعني حاله تجويع على الاخر، ما فيش شيء منيح جوا السجن، الوضع مأساوي على الاخر. इधर हमास की कैद में 50 दिनों से बंधक बने इजराइल की एक महिला अपनी 2 बेटियों के साथ वापस लौटी तो उसके पति की आंखें नम हो गई और उसने कैमरे के सामने अपनी भावनाएं साझा की। אני שמח שקיבלתי בחזרה את משפחתי. מותר לשמוח ומותר להזיל דמעה. זה דבר אנושי. אבל אני לא חוגג, אני לא אחגוג עד אשר לא יחזור אחרון החטופים। योनी कार्ड्स का यही जज्बा, यही भावनाएं और यहूदियों के लिए यही सोच अकेले एक इजरायली नागरिक की नहीं है। ये समूचे इजराइल का संस्कार है जो उन्हें एकजुट रखती है और पूरे इजराइल को एक परिवार की तरह बांधे रखती है। इसलिए इजराइल अरब की धरती पर टिका हुआ है और हमास जैसे अपने दुश्मनों को घुटने पर लाने का दम रखता है। लेकिन सभी बंधकों की रिहाई के बाद भी नेतन्याहू अपनी जवाबदेही से बच नहीं पाएंगे। उन्हें 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले का जवाब देना होगा, जिससे वो युद्ध के बहाने बचते आ रहे हैं। हालांकि इस सवाल से हमास चीफ इस्माइल हनिया भी बच नहीं पाएगा। गाजा के लोग हनिया से सवाल करेंगे कि जब हमास को इजराइल के आगे घुटने टेकने ही थे तो इस्माइल हनिया 50 दिनों तक गाजा की बर्बादी क्यों देखता रहा। उत्तरी गाजा पूरी तरह से तबाह हो गया। गाजा के लाखों लोग बेघर हो गए। हजारों मकान या तो जमींदोज हो गए या फिर रहने के लायक नहीं बचे। गाजा की ऐसी तबाही उसके अब तक के इतिहास में पहली बार हुई और यही हमास चीफ इस्माइल हनिया की सबसे बड़ी चूक थी। दरअसल हर बार की तरह इस बार भी इस्माइल हनिया ने सोचा था कि हमास इजराइल के लोगों को बंधक बनाकर नेतन्याहू सरकार को फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ने पर मजबूर कर देगा। लेकिन हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल में 1200 लोगों का कत्ले आम कर इजराइल के सब्र का बांध तोड़ दिया। और अब बात तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि तेलंगाना के निर्मल जिले में आज पीएम मोदी ने चुनावी सभा की और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भारत माता के रूप में सजी हुई छोटी सी लड़की भी आई। रैली में एक दिल छू लेने वाले वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक छोटी सी बच्ची जो उस दरमियान आई हुई थी उसको अपना आशीर्वाद दिया।
समाचार एजेंसी एएनआई ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें एक छोटी सी बच्ची को भारत माता के कपड़ों में देखा जा सकता है। वीडियो में बच्ची के हाथ में तिरंगा है जिसे वो हवा में लहराती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान रैली को संबोधित कर रहे थे। अचानक से उनकी नजर उस बच्ची पर चली गई। मैं कब से देख रहा हूं ये बच्ची तिरंगा झंडा लेकर के ऐसे देखिए वो भारत माता बन के आई है। वाह वाह वाह। देखिए हर नौजवान को प्रेरणा दे रही है बच्ची। शाबाश शाबाश बेटे। नमस्ते नमस्ते। और रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद उस